बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 सिस्टम मॉडल्स। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को बनाते वक्त हमें कुछ सिस्टम मॉडल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कुछ चीज़ों को देखना होता है। सो वी हैव टू डिस्कस दोज मॉडल्स एंड दिस इज़ द आउटलाइन दैट विल बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी which are the system models, and then we'll talk about software layers. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी कौन कौन सी लेयर्स हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के आर्किटेक्चर्स कौन कौन से मौजूद है हमारे पास, उन आर्किटेक्चर्स को थोड़ा स्टडी करेंगे। फिर वेरिएशंस देखेंगे कुछ क्लाइंट सर्वर मॉडल्स की। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट और इंटरफेसेस के बारे में थोड़ी बात होगी। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर्स। फंडामेंटल मॉडल्स जो इंटरेक्शन, फेल्यूर और सिक्योरिटी है, वो उनके बारे में भी डिस्कशन होगी इस लेक्चर में। सो द लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम मॉडल्स। मॉडल क्या चीज़ है? कहता है आर्किटेक्चरल मॉडल, जिसमें क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर मॉडल्स हैं। क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होगा, ठीक है, और कुछ क्लाइंट्स उसके साथ कनेक्टेड होंगे। सही है, सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सर्विसेज को इस्तेमाल करना। पेयर टू पेयर में जो भी कंप्यूटर होंगे, जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे, वो सब सारे क्लाइंट भी होंगे और सारे सर्वर भी होंगे। जब रिक्वेस्ट करेंगे तो क्लाइंट होंगे, और जब रिस्पॉन्स करेंगे तो उस वक्त वो सर्वर होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो जो डेटा मांग रहा होगा वो क्लाइंट होगा, और जो डेटा दे रहा होगा वो सर्वर होगा। ठीक है, तो ये दो आर्किटेक्चरल मॉडल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल्स के अंदर। इसके अंदर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। अच्छा, फंडामेंटल मॉडल्स में कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन इन ऑल आर्किटेक्चरल मॉडल्स। कुछ फंडामेंटल मॉडल्स जिसके बारे में अभी बताया था, जिसमें इंटरेक्शन मॉडल, फेल्यूर मॉडल आपके पास है। ठीक है, और तीसरा भी था दैट इज सिक्योरिटी मॉडल। तो ये तीनों मॉडल्स जो हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चाहे क्लाइंट सर्वर हो या चाहे पेयर टू पेयर हो, वो इन सब के अंदर ये सेम फंडामेंटल मॉडल यूज होते हैं। आर्किटेक्चर में उनका डिज़ाइन करने का तरीका डिस्कस होगा कि क्लाइंट किधर होगा और सर्वर किधर होगा। ठीक है, आर्किटेक्चरल बताएगा कि व्हाट विल बी द डिज़ाइन आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम, हाउ इट इज़ डिज़ाइन, सर्वर कौन है, क्लाइंट कौन है, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिज़ाइन बताएंगे। बाकी फंडामेंटल मॉडल्स जो है वो सारे सबके लिए होंगे, चाहे वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो, चाहे वो पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर हो, या कोई वेरिएशन हो। ठीक है, उन सब के लिए ये सेम रहते हैं। सो एड्रेस्ड बाय थ्री मॉडल्स, तीन मॉडल्स हैं, इंटरेक्शन मॉडल, फेल्यूर मॉडल और सिक्योरिटी मॉडल। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या करते हैं। ठीक, देन वी हैव सॉफ्टवेयर लेयर्स। अब सॉफ्टवेयर लेयर्स जो है ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, इट इज़ बेसिकली कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों मिलकर ही सिस्टम चलता है। तो सॉफ्टवेयर की जो लेयर्स हैं हमारे पास, वो है कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, लिनक्स और समथिंग एल्स। ठीक है, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। मिडलवेयर जो है वो उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं आप लोग, या मिडलवेयर यूज़ कर सकते हैं। मिडलवेयर क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे अभी। और एप्लीकेशन यानी कि कोई भी प्रोग्राम्स आपके, सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर के ये लेयर्स हैं, जिन लेयर्स के ऊपर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कोई भी कंपोनेंट रन करता होगा। ठीक है, पहले उस पर हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर पे कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके ऊपर मिडलवेयर हो सकता है, उसके ऊपर एप्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली लेयर्ड आर्किटेक्चर है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। तो ये इसमें यही कहता है कि इन लेयर व्यू ऑफ सिस्टम ईच लेयर ऑफर इट्स सर्विसेज to level above and binds and builds its own service on the service of the layer below। तो ये लेयर इसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करते हुए अपनी सर्विसेज दे रहा है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मिडलवेयर को, मिडलवेयर इसको इस्तेमाल करते हुए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और मिडलवेयर को इस्तेमाल कर रहा है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन अपनी सर्विसेज हमें दे रहा है। तो हर लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा है, और वो सर्विसेज हमें चाहिए। ठीक, प्लेटफॉर्म अभी बताया, प्लेटफॉर्म आप कहते हो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल करते हैं, तो उसको आप प्लेटफॉर्म कहते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी होता है ये प्लेटफॉर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू लेयर्स।
ठीक। मिडिलवेयर्स क्या होते हैं? मिडिलवेयर एक एक्स्ट्रा लेयर जो हम विंडोज़ के ऊपर लगाते हैं या विंडोज़ के ऊपर रन होती है नॉर्मली। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं टू टू मास्क दी हेट्रोजेनिटी। ठीक। हेट्रोजेनिटी क्या? हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि डिफरेंट हार्डवेयर्स होंगे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है ना? तो आप उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराओगे, सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करोगे कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, डेटा शेयरिंग कर सकें। तो उसके लिए फिर हम लोग नॉर्मली वी यूज़ मिडलवेयर। मिडलवेयर हमें क्या फ़ायदा देगा कि आप फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर विंडोज़ रन कर रहा है, दूसरा कंप्यूटर फॉर एग्जांपल लिनक्स रन कर रहा है। तो मिडलवेयर उन दोनों के ऊपर अपने प्रोग्राम को रन कर सकता है और उनके आपस में कम्युनिकेशन करा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हेट्रोजेनिटी है, यानी कि जो डिफरेंस है, उसको वो खुद ही एड्रेस करेगा। ये हार्डवेयर पे भी अप्लाई होता है। सपोज एक मशीन एप्पल की है, एक मशीन फॉर एग्जांपल डेल की है, एक एचपी की है, तो उसमें भी इट्स गोइंग टू मास्क दैट काइंड ऑफ हेट्रोजेनिटी। ऐसे बहुत सारे हेट्रोजेनिटीज हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी की थी। नेटवर्क की हेट्रोजेनिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की हेट्रोजेनिटी, हार्डवेयर की हेट्रोजेनिटी। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशंस के लेवल पे भी हेट्रोजेनिटीज होती हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हेट्रोजेनिटीज को आप मिडलवेयर्स के थ्रू, एक तरीका है जिसके थ्रू आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। मिडलवेयर कौन कौन से मौजूद हैं? एक एक अच्छा मिडलवेयर है कोरबा। ये हम यूज़ करते हैं टू एड्रेस और टू यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हेट्रोजेनिटी भी होती है। जैसे एक प्रोग्राम जावा में बना हुआ है, एक सी में बना हुआ है, एक प्रोग्राम आपका फॉर एग्जांपल किसी और लैंग्वेज में है, तो उनकी कम्युनिकेशन हो सकती है आपस में विद द हेल्प ऑफ कोरबा। तो जावा जो है वो सी के फंक्शंस कॉल कर सकता है या मेथड्स कॉल कर सकता है, और सी लैंग्वेज जावा के फंक्शंस को कॉल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ कोरबा। ठीक है। आरएमआई टेक्नोलॉजी है, ये भी एक मिडलवेयर है, दिस इज सपोर्टेड बाय जावा ओनली। तो अगर एक कंप्यूटर के ऊपर जावा का कोई प्रोग्राम है और दूसरे कंप्यूटर पे उसको आप रन करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज मिडलवेयर। ठीक। आरएमआई मिडलवेयर आपको हेल्प करेगा इसको करने में। माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एक मिडलवेयर है डीकॉम। ठीक है। ये डीकॉम आपको डिफरेंट मशीन्स के ऊपर अपने फंक्शंस को कॉल करने में हेल्प कर सकता है। अच्छा, अब सिस्टम के जो आर्किटेक्चर्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर में आपके पास एक क्लाइंट सर्वर का तरीका है कि एक सर्वर हो या दो सर्वर्स हो और वो मिलकर क्लाइंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स को डेटा दे रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और दूसरा पेयर टू पेयर बताया था। तो सबसे पहला आर्किटेक्चर हमारे पास है क्लाइंट और सर्वर का आर्किटेक्चर। ठीक है। जिसका लुक इस तरह होगा, जैसे एक सर्वर है, ठीक, और ये क्लाइंट्स आपस में कनेक्टेड है इसके साथ, और सर्वर इनको अपना डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो ये इसको अपना डेटा दे रहा है। तो रिक्वेस्ट करने का मतलब इन्वोकेशन कर रहा है। इन्वोक करना मीन्स कॉल करना। ठीक है। सर्विसेज को, मेथड्स को कॉल करना। और रिजल्ट का मतलब है कि उसका रिजल्ट आउटपुट में भेजना क्लाइंट को। तो ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है ऑरेंज कलर, दिस ऑरेंज शोज के ये कोई कंप्यूटर है। ठीक है। और ये जो सर्किल है वाइट कलर में, दिस शोज के ये कोई प्रोग्राम है या कोई सॉफ्टवेयर है या कोई एप्लीकेशन है जो सर्वर है। और यहाँ पर क्लाइंट का प्रोग्राम है, क्लाइंट के एप्लीकेशन है जो कि क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे। ठीक। ऑरेंज ये मशीन को शो कर रहा है, और ये अब ये आर्किटेक्चर कौन सा? ये क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर है, यानी कि ये क्लाइंट्स है और ये सर्वर है। ठीक। तो ये सबसे पहला आर्किटेक्चर जो बताना चाह रहा था मैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो है वो क्लाइंट सर्वर है। और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रोल आर असाइंड एंड चेंजेबल। ठीक। सर्वर में टर्न इट्स टू बी क्लाइंट ऑफ अदर सर्वर्स। एक सर्वर दूसरे सर्वर का क्लाइंट हो सकता है। ठीक है। नॉर्मली के एक सर्वर, सपोज उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन वो सर्वर खुद किसी दूसरे सर्वर का क्लाइंट है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। So services may be implemented as several interactions. बहुत सारे इंटरेक्शंस के बाद कोई सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे कि आपने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर को, अब वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाने से पहले वो डीएनएस सर्वर के पास जा रही है, डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट होने के बाद फिर एप्लीकेशन सर्वर पे या वेब सर्वर पे जा रही है। तो एक सर्वर दूसरे सर्वर से कनेक्टेड है, वो सर्वर किसी और सर्वर से कनेक्टेड है। तो इस तरह से मल्टीपल सर्वर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं और वो इंटरेक्शन कर सकते हैं आपस में। ठीक है। जैसे कि ये क्लाइंट सर्वर था और ये देखें मल्टीपल सर्वर्स हैं आपस में कनेक्टेड है, और ये उन क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा है। जैसे ये एक सर्वर इसको कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड मल्टी सर्वर इन्वायरमेंट, जिसमें बहुत सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड है और वो क्लाइंट्स को एंटरटेन कर रहा है या क्लाइंट को रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है।
ठीक। अब इसमें कुछ डिले आता है, ठीक है। जब आप मल्टीपल सर्वर्स की बात करते हो ना, जैसे ये सर्वर इसको कह रहा है और ये सर्वर इसको बात कर रहा है, तो ये जब एक दूसरे के साथ बात करेंगे या एक दूसरे के साथ डेटा शेयर या अपडेट करेंगे, तो फिर उनकी रिक्वेस्ट के अंदर डिले भी आ सकता है। ओके, नाउ ये जो इस स्लाइड पे दिखाया है वो है कि जब आपके पास क्लाइंट का प्रोग्राम बिजी होगा तो उस वक्त ये स्ट्रॉन्ग लाइन शो कर रही है कि क्लाइंट जो है वो बिजी है एंड इट्स सेंडिंग डेटा और रिक्वेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। तो वो अपनी रिक्वेस्ट को तैयार कर रहा है, रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहा है, उसका प्रोसेस बिजी है। डॉटेड लाइन शोज के उसका प्रोसेस अभी फ्री है, ठीक है, सर्वर का। और जब ये रिक्वेस्ट इसने भेज दी सर्वर को, तो अब ये सर्वर का वेट करेगा। तो ये देखा है वेटिंग फॉर द रिजल्ट। जब सर्वर उसको रिप्लाई करे, अगर सर्वर बिजी होगा तो रिप्लाई लेट करेगा, ठीक। अगर सर्वर फ्री होगा तो क्विकली रिप्लाई करेगा। तो ये जो वेट होगा, ये वेट डिपेंड करेगा सर्वर की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन यहाँ पे शो कर रही है सर्वर के इधर, तो दिस शोज दैट सर्वर इज प्रोसेसिंग इस रिक्वेस्ट और जनरेटिंग रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जैसे ही बनेगा तो वापस भेज देगा क्लाइंट के पास। तो क्लाइंट का प्रोग्राम फिर से दोबारा बिजी हो जाएगा और सर्वर का प्रोग्राम अगेन इट्स गोइंग टू बी फ्री, ठीक है। दिस लाइन डॉटेड लाइन शोज दैट द क्लाइंट इज फ्री here and these dotted line shows that server is free over here। तो सर्वर तब बिजी होता है जब रिक्वेस्ट आती है और उसको एंटरटेन करने के लिए वो बिजी हो जाता है, और क्लाइंट जो है जब रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो उस वक्त वो बिजी होता है, ठीक है। और जब उसकी रिक्वेस्ट चली जाए तो उस वक्त वो फ्री हो जाता है या वेट में चला जाता है। तो इंटरेक्शन का मतलब कि क्लाइंट कैसा इंटरेक्ट करता है और कब वो बिजी होता है और कब वो फ्री होता है। तो अगर मल्टीपल सर्वर्स हो, फॉर एग्जांपल एक सर्वर इसको कह रहा है, ये सर्वर इसको कह रहा है, तो ये इंटरेक्शन यानी कि डिले और बढ़ भी सकता है आपका। तो उसका डिले कुछ इस तरह होगा। देखिए, यूजर ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास। अब सर्वर उस वक्त फ्री था, ठीक है, और जैसे ही रिक्वेस्ट आई तो सर्वर बिजी हो गया। ये स्ट्रॉन्ग लाइन शोज कर रही है कि ये बिजी है अब। और क्योंकि ये सर्वर अकेला काम नहीं कर सकता, इसने ये रिक्वेस्ट किसी और सर्वर को भेजनी है। तो ये एक और सर्वर है जिसका नाम डेटाबेस सर्वर है, तो ये इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है। तो ये डिले देखें कितना बढ़ गया है यहाँ पर, ठीक है। इट्स वेट टाइम जो है ये इंक्रीज हो गया। और ये वेट टाइम जो है ये इसका थोड़ा सा है, लेकिन इसका वेट टाइम ज्यादा है, क्योंकि इसको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सर्वर के लिए भी वेट करना पड़ेगा और डेटाबेस सर्वर के लिए भी वेट करना पड़ेगा। जब ये इनको रिस्पॉन्स करेंगे तो फिर ये यूजर इंटरफेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम को आउटपुट में डेटा मिलेगा जाके। तो मल्टी टेयर में जब आपके पास जितने ज्यादा सर्वर या मशीन्स इन्वॉल्व करोगे ना, उतने ज्यादा आपके पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का टाइम इंक्रीज होता जाएगा। तो कोशिश करते हैं कम से कम सर्वर्स या कम से कम लेयर्स बीच में लगाएं ताकि जल्दी रिस्पॉन्स आ जाए। अच्छा, क्लाइंट सर्वर कुछ इस तरह काम करेगा, जैसे एक क्लाइंट सर्वर के पास कोई प्रोग्राम है, उसने रिक्वेस्ट, क्लाइंट ने उसकी रिक्वेस्ट भेजी है, सर्वर ने इसको रिस्पॉन्स किया है और ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं इसके साथ, ठीक। तो क्लाइंट होस्ट और सर्वर होस्ट, सर्वर का होस्ट मीन सर्वर मशीन और क्लाइंट होस्ट मीन्स क्लाइंट मशीन, ठीक। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्लाइंट और सर्वर को तेज करने के लिए, यानी कि ये देखें ये डिले, ये डिले ज़्यादा है इसमें, क्लाइंट को ज़्यादा वेट करना पड़ता है, एप्लीकेशन सर्वर को भी वेट करना पड़ता है डेटाबेस सर्वर के लिए। इसके बाद फॉर एग्जांपल डेटाबेस सर्वर के नीचे एक और सर्वर होता है, तो अगेन वो थोड़ा और डिले करता है इसको। तो इस डिले को कम करने के लिए हम लोग कैशे या प्रॉक्सी सर्वर भी लगा सकते हैं बीच में। कैशे सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर आपके रिस्पॉन्स को फास्ट करने के काम आता है। फास्ट कैसे करेंगे? कैशे वो डेटा होता है जो बार बार या फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, तो वो डेटा हम अपने क्लाइंट के मशीन पे ही कर लेते हैं या फिर नियर बाय जो सर्वर होता है वहाँ पे हम अपने पास कैशे कर लेते हैं। तो कैशे करने से डेटा जल्दी से रिट्रीव हो जाता है, फास्टली डेटा मिल जाता है। प्रॉक्सी सर्वर पे यही काम करता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्वर आइजा सर्वर अगर आपने सुना हो, तो माइक्रोसॉफ्ट का आइजा सर्वर इट आल्सो वर्क्स एज प्रॉक्सी। तो वो क्या करता है, वो कैशे क्रिएट करता है। जो वेब पेजेस या जो प्रोग्राम्स हमें फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल एज अ क्लाइंट, वो प्रोग्राम्स या वो सर्विसेज कैशे में ऑटोमेटिकली डाउनलोड करके रख लेता है अपने पास। नेक्स्ट टाइम जब मैं उन पेजेस को एक्सेस करूंगा ना, तो वो सर्वर को आगे भेजने से पहले, रिक्वेस्ट को भेजने से पहले प्रॉक्सी अपने पास चेक करेगा कि क्या वो डेटा उसके पास मौजूद है। अगर डेटा मौजूद है तो वो वहीं से एक्सेस कर लेगा, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो फिर सर्वर से मंगवा के देगा मुझे। तो प्रॉक्सी डेटा को फास्टली एक्सेस करवाता है। जैसे यहाँ देखें,
क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करनी है इसको वेब सर्वर को, ठीक, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट करेगा प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी सर्वर रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर को। अब बार बार रिक्वेस्ट मेरी जो है ना वेब सर्वर के पास जाने से बेहतर है कि मैं अगर वो डेटा यहाँ मौजूद हो प्रॉक्सी के पास फॉर एग्जांपल, तो ये डेटा मुझे यहीं से मिल जाए, तो बेहतर है कि वो जल्दी क्विकली डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर जो डेटा इसके पास मौजूद नहीं है प्रॉक्सी के पास, तो वो डेटा फिर वेब सर्वर के पास जाएगा लेने के लिए, ठीक है। तो क्लाइंट बेसिकली प्रॉक्सी सर्वर और वेब सर्वर दोनों के साथ इंटरेक्शन करता है, लेकिन प्रॉक्सी के होने से जल्दी डेटा मिल जाता है उसको, ठीक। अगर प्रॉक्सी नहीं होगा तो डेटा देर से आएगा, या फिर डेटा स्लो करेगा, सर्वर को रश करेंगे, अगर अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो फिर डेटा देर से रिट्रीव होगा। तो प्रॉक्सी आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अच्छा, अब पेयर प्रोसेसेस क्या होते हैं? एक तो ये मॉडल बताया मैंने आपको, आर्किटेक्चर मॉडल, दैट वाज क्लाइंट सर्वर। दूसरा है पेयर टू पेयर। पेयर टू पेयर में एक कोई भी कंप्यूटर या मशीन जो जब डेटा ले रहा होगा तो उस वक्त क्लाइंट होगा, और जब वो डेटा दे रहा होगा तो उस वक्त वो सर्वर होगा। यानी कि कोई एक सर्वर नहीं हो सकता, कोई एक क्लाइंट नहीं हो सकता। सर्वर और क्लाइंट दोनों, जितनी भी मशीन्स होंगी ना, सारी मशीन्स सर्वर भी होंगी और सारी मशीन्स क्लाइंट भी होंगी। जब डेटा दे रहे होंगे तो सर्वर, जब डेटा ले रहे होंगे तो उस वक्त क्लाइंट। तो जैसे ये आर्किटेक्चर देखें, ये मशीन इसको अगर डेटा दे रही होगी तो उस वक्त ये सर्वर होगा और ये क्लाइंट होगा, और जब ये मशीन इससे डेटा ले रहा होगा तो ये उस वक्त मशीन सर्वर होगा और ये दिस विल बी क्लाइंट, ठीक। सो ऑल प्रोसेसेस प्ले सिमिलर रोल विदाउट डेस्टिनेशन एज अ क्लाइंट और सर्वर। तो सर्वर और क्लाइंट नहीं है, पेयर मशीन्स हैं जो डेटा शेयरिंग और रिसीविंग और सेंडिंग करते हैं, ठीक। उसके बाद एग्जाम्पल इसके, अच्छा अब क्लाइंट सर्वर के वेरिएशंस कौन से? अच्छा, इसके एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं तो इसमें अगर आपने टोरेंट यूज़ किया हो, बिट टोरेंट आपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया हो, तो वो पेयर टू पेयर एप्लीकेशन है, ठीक है। वो जब आप डेटा देते हैं तो उस वक्त वो जब आप कोई प्रोग्राम या कोई मूवी या कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, तो जिस मशीन से वो डेटा आ रहा होता है तो वो आपका सर्वर होता है, आपका मशीन क्लाइंट होता है। और अगर आपकी मशीन से डेटा किसी और को दिया जा रहा होता है तो आपकी मशीन सर्वर होती है और वो मशीन क्लाइंट होती है उस वक्त, ठीक। अच्छा, अब क्लाइंट और सर्वर के वेरिएशंस क्या हैं? वेरिएशंस मतलब क्लाइंट सर्वर के वेरिएशंस कौन कौन से बन सकते हैं? तो एक वेरिएशन मोबाइल कोड भी है। मोबाइल कोड वो कोड होता है जो जब रिक्वेस्ट करें तो वो ट्रेवल करके किसी और मशीन पे आ जाए और वहाँ आगे एग्जीक्यूट हो। जैसे कि अगर एप्लेट के बारे में थोड़ा पढ़ा हो आपने कभी, जावा एप्लेट्स के बारे में, तो जावा एप्लेट एक ऐसा प्रोग्राम्स थे कि जब क्लाइंट उनको रिक्वेस्ट करता था तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती थी और वो एप्लेट प्रोग्राम आपकी मशीन पे डाउनलोड हो जाता था, ब्राउज़र में डाउनलोड हो जाता था, ठीक। और उसके बाद ब्राउज़र पे ही रन होता था। तो उसके बाद बार-बार सर्वर के पास रिक्वेस्ट नहीं जाती थी, बल्कि क्लाइंट के पास ही रिक्वेस्ट या डेटा अवेलेबल हो जाती। लेकिन अगर सर्वर जो है अगर एप्लेट, इसका एडवांटेज ये था कि ये फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, आपको डेटा जल्दी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि क्लाइंट जो है वो जिस मशीन पे रन करता है वहीं पे सर्वर का एक मोबाइल कोड आ गया है, वो वहीं पे आपको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो वो हैक भी हो सकता है, वो कोड खोल के उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है जो हैकर है। तो इसलिए वो एप्लेट्स इतने, मोबाइल कोड जो है इतने यानी कि प्रेफरेबल नहीं है। वायरसेस के अटैक भी हो जाते हैं इसमें समटाइम। तो ये कुछ इस तरह काम करता है। देखें, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वेब सर्वर को कि मुझे कोई डेटा चाहिए। वेब सर्वर ने क्या किया, एप्लेट उठा के इधर भेज दिया। तो एप्लेट के साथ क्लाइंट अब कम्युनिकेट कर रहा है, सेंड और रिक्वेस्ट यहाँ हो रही है। देखिए, ये रिक्वेस्ट कर रहा है और ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तो एप्लेट के साथ ही कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये कहाँ पर है, ये क्लाइंट की मशीन पर है, सर्वर पे नहीं है। सर्वर पे सिर्फ एक रिक्वेस्ट जाएगी पहली बार, दूसरी बार रिक्वेस्ट सिर्फ एप्लेट के पास ही रहेगी। तो ये मोबाइल कोड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेवल करके ये इधर आया, इसलिए इसको मोबाइल। इसका डिसएडवांटेज अभी बताया कि ये जब ये कोड यहाँ पर आ गया तो मैं इस कोड को खोल के भी देख भी सकता हूँ, हैक भी कर सकता हूँ, और इसके हैक हो जाने के चांसेस हैं, ठीक है। इसलिए इट्स नॉट गुड आइडिया, लेकिन ये फास्ट है, जल्दी डेटा मिल जाएगा, क्विक रिस्पॉन्स आ जाएगा। अच्छा, मोबाइल एजेंट्स भी इसी तरह का काम करते थे कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा आपके पीसी में या आपके पास रहेगा, जो कि आपकी डेटा जो भी मौजूद होगी वो आपकी डेटा लेकर जाएगा सर्वर पे भी, और सर्वर से डेटा आपको ला कर देगा, ठीक। बार बार रिक्वेस्ट, जो जो रिक्वेस्ट वो खुद एंटरटेन कर सकता है वो करेगा, और जो नहीं कर सकता तो वो खुद आपको डेटा को प्रोवाइड करके देगा।
ठीक, इससे आपके पास जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो ये एक रनिंग प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूट होता है आपकी मशीन पे आकर, या आपके मशीन पे ऑन द बिहाफ ऑफ योर मशीन कहीं और किसी और जगह पे जहाँ पे नियर बाय एग्जीक्यूट हो रहा हो और डेटा आपको देता है। ठीक है, और ये भी फास्ट करने के लिए, आपको क्विक डेटा रिट्रीव करने के लिए देगा। ठीक, और जहाँ पर आपको ये अगर आप, इसमें भी फिर डिसएडवांटेज है कि ये इसके अंदर भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कि अगर कोई हैकर ने वो कोड आपके पास से इंस्टॉल कर दिया जो कि आप नहीं चाहते थे, या आपको पता नहीं था, या आप अनअवेयर थे, तो आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका डेटा हैक हो सकता है। सो ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा नेटवर्क कंप्यूटर्स डाउनलोड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एन एप्लीकेशन नीडेड बाय यूजर्स फ्रॉम रिमोट फाइल। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर बीच में इंस्टॉल करते हैं और वो प्रोग्राम्स या वो सॉफ्टवेयर जो कि क्लाइंट्स को चाहिए होते हैं, तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करने के बजाय हम नेटवर्क से ही, अपने नेटवर्क के ऊपर ही एक फाइल सर्वर बना देते हैं, तो डेटा उन फाइल सर्वर से ही डाउनलोड हो जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर केबल नेट देखा हो या लोकल एरिया नेट देखा हो अगर आपने, तो उसमें जो डाउनलोडिंग्स करते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर्स की, गेम्स की, मूवीज़ की, तो बजाय इसके कि वो इंटरनेट से डाउनलोड हो, तो फाइल सर्वर्स के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, एफटीपी जिसको कहते हैं, और एफटीपी से वो क्विकली आपके पीसी में डाउनलोड हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके ही नेटवर्क पे रखी हुई होती हैं किसी न किसी जगह पे, और आपके नेटवर्क से वो जल्दी डाउनलोड हो जाती हैं, बजाय इसके कि वो इंटरनेट से डाउनलोड हो या सर्वर से डाउनलोड हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हुई। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थिन क्लाइंट्स भी एक वेरिएशन है। थिन क्लाइंट्स में क्या होगा कि जो क्लाइंट होंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, बाकी उनका जो सीपीयू होगा या जो प्रोसेसिंग पावर होगा वो कहीं और रखा हुआ होगा। ठीक है, जो कि बहुत हैवी होगा और जिसके ऊपर आपकी पूरी डेटा, पूरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होंगे, और आप अपने कीबोर्ड माउस के थ्रू उनके साथ कनेक्टेड होंगे और अपना काम कर सकेंगे। और जब आप अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाएंगे तो आपका डेटा सेव रहेगा सर्वर पे, मशीन पे, जब दोबारा चाहिए होगा तो दोबारा कनेक्ट होकर अपना डेटा वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इसमें ये डिसएडवांटेज है कि अगर ट्रैफिक बढ़ जाएगा या अगर ग्राफिक्स ज़्यादा हाई लेवल के चाहिए, तो फिर सर्वर, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स को डेटा दे रहा होगा, ले रहा होगा, तो वो फिर स्लो भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा ग्राफिकल एप्लीकेशंस वहाँ पे स्लो हो जाती हैं। ये इस तरह से चलता है। जैसे इसका एग्जांपल थिन क्लाइंट का ये है कि ये क्लाइंट है, इसके बाद इसके पास, आपके पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर है, और ये नेटवर्क के थ्रू, यानी कि आपके लोकल एरिया के ऊपर किसी और सर्वर पे कहीं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कंपनी के अंदर कहीं पे एप्लीकेशन सर्वर है जिसके ऊपर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपका डेटा इंस्टॉल है, सब कुछ वहाँ रखा हुआ है। ये सिर्फ अपने कीबोर्ड, माउस और नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं और अपने एप्लीकेशन वहाँ जाके रन करते हैं। ठीक है, वहीं अपना डेटा भी स्टोर करते हैं, सॉफ्टवेयर भी वहीं चलाते हैं। जब काम पूरा हो जाता है तो लॉग आउट करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सारा डेटा सेंट्रलाइज रहेगा और क्लाइंट्स के ऊपर ज़्यादा आपका बर्डन नहीं होगा। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि ये अगर बंद हो जाए तो क्लाइंट्स कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, पीयर टू पीयर में अभी बताया था कि पीयर टू पीयर में सारे क्लाइंट भी होंगे, सारे मशीन्स, और सारे मशीन्स सर्वर भी होंगे। जब डेटा देंगे तो उस वक्त सर्वर रहेंगे, जब डेटा लेंगे तो उस वक्त क्लाइंट्स रहेंगे। ठीक, अच्छा, ये प्रोसेसेस की कम्युनिकेशन कैसे होती है, यानी कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ बात कैसे करता है। तो ये प्रोसेस वन ने अगर रिक्वेस्ट की, ठीक, प्रोसेस टू ने अगर रिक्वेस्ट की तो ये उसको रिस्पॉन्स करेगा, और प्रोसेस टू ने अगर रिक्वेस्ट की फॉर एग्जांपल, या प्रोसेस वन ने रिक्वेस्ट की तो प्रोसेस टू उसको रिस्पॉन्स करेगा। तो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट का जो काम है, प्रोसेसेस के बीच में, कंप्यूटर्स के बीच में बात नहीं कर रहा, यानी कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ अगर कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो उसके लिए फिर आप लोग क्या यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर। तो इसके लिए फिर आप लोग इस्तेमाल करते हैं, आप अपने पास इस्तेमाल करते हैं, मैंने मिडलवेयर के बारे में बताया था, मिडलवेयर यूज़ करते हैं। ठीक, और मिडलवेयर से आपके फंक्शंस को कॉल करते हैं या मेथड्स को कॉल करते हैं, यानी कि एक कंप्यूटर के ऊपर कोई फंक्शन या मेथड पड़ा हुआ होता है और उस फंक्शन या मेथड को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसके फंक्शन को या मेथड को कॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स
और इंटरफेसेस। ठीक है, जावा में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपने इंटरफेसेस और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा होगा। ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के जो है ब्लूप्रिंट को कहते हैं, किसी भी क्लास के इंस्टेंस को कहते हैं, किसी भी क्लास को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और क्लास के जो फंक्शंस हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं, उनको कॉल करने के लिए आप लोग इंटरफेसेस यूज़ कर सकते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड या किसी दूसरी जगह पे रखे हुए हों। वहाँ से किसी भी फंक्शन को या मेथड को कॉल करना हो तो इंटरफेसेस के थ्रू आप उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस क्रिएट करने के लिए। सो ये हम लोग लैब के अंदर डिस्कस करेंगे, हाउ टू यूज़ इंटरफेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसकी जो कम्युनिकेशन है, अब मैं वापस आ रहा हूँ उसके ऊपर कि दो प्रोग्राम्स आपस में बात कैसे करेंगे। कंप्यूटर तो बात करते हैं, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं डेटा। लेकिन जो डेटा सेंड और रिसीव होती है, दैट इज सेंड, डेटा सेंड एंड रिसीव इज डन विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। ठीक, मैसेज को पास करते हैं, यानी कि एक मैसेज बनाते हैं, वो मैसेज भेज देते हैं प्रोसेस के पास दूसरे, और वो प्रोसेस उसका रिस्पॉन्स बनाता है और वापस आपको भेज देता है आपकी मशीन के ऊपर। ठीक, तो ये कुछ इस तरह काम करता है कि प्रोसेस ए, इसने ये मैसेज बनाया, इसको भेजा, और इसने उसका रिस्पॉन्स बनाया, इसको भेज दिया, और इसने फिर उसका रिस्पॉन्स बनाया, इसने इधर भेज दिया। तो ये जो इधर उधर ये जो पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं, ये मैसेजेस आ रहे जा रहे हैं, इसको आप कहते हो मैसेज पासिंग। ठीक, और ये मैसेज पासिंग कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, यानी कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के साथ बात करता है विद द हेल्प ऑफ मैसेजेस, एंड मैसेजेस की कम्युनिकेशन जो होती है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक, तो जावा में या किसी लैंग्वेज के अंदर अगर आप दो दो प्रोग्राम्स की या दो कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, दो प्रोग्राम्स की आपस में, तो आप यूज़ कर सकते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग में टीसीपी या यूडीपी दोनों प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो सकते हैं। हम लोग लैब के अंदर इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको सॉकेट्स के बारे में बताऊंगा और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, क्लाइंट सर्वर हो या पेयर टू पेयर हो, उसमें परफॉर्मेंस के इश्यूज होते हैं। ठीक, परफॉर्मेंस का इशू यानी कि स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है या फास्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, या पैकेट्स ड्रॉप हो रहे हैं, या डेटा लॉस हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस के कुछ इश्यूज हैं। तो परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाता है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। एक फैक्टर है परफॉर्मेंस, जिसको रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, दूसरा है थ्रूपुट, और तीसरा है लोड बैलेंसिंग। ठीक, ये परफॉर्मेंस के इश्यूज कहलाते हैं, परफॉर्मेंस इश्यूज है। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है फास्ट एंड कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर यूजर्स इंटरनेट एप्लीकेशन, यानी कि जब क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की, अब सर्वर कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर वो स्लो रिस्पॉन्स करेगा तो परफॉर्मेंस हम कहेंगे कि उसकी अच्छी नहीं है, अगर जल्दी रिस्पॉन्स करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस हम कहेंगे कि बेहतर है या अच्छी है। थ्रूपुट, द रेट एट विच वर्क इज डन फॉर ऑल द यूजर इन द डिस्ट्रीब्यूट। तो ये एक रेट जिसके ऊपर यूजर्स के टास्क कंप्लीट हो रहे हैं या डन हो रहे हैं, उस रेट को अगर जितना अच्छा रिस्पॉन्स रेट होगा, थ्रूपुट होगा, उतना जल्दी काम जल्दी पूरा होगा, तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। अगर थ्रूपुट कम होगा, यानी कि रिस्पॉन्स रेट अगर स्लो होगा, तो वर्क जो होगा वो स्लो पूरा होगा, तो आपके पास जो डेटा है स्लो आएगा फॉर एग्जांपल, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लोड बैलेंसिंग, ज़्यादा यूज़र अगर आ जाएंगे फॉर एग्जांपल, तो एक सर्वर अपना लोड दूसरे सर्वर के साथ शेयर कर सकता है, दूसरा सर्वर जो है वो तीसरे सर्वर के साथ डेटा शेयर कर सकता है, ताकि जितने यूज़र आते जाएं वो उतना लोड बैलेंस होता जाए, यानी कि शेयर होता जाए आपस में। अगर लोड बैलेंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और आपके पास डेटा जो होगा वो क्विकली और फास्ट रिट्रीव होगा। अगर एक ही मशीन के पास डेटा आएगा जाएगा ना, तो वो मशीन स्लो हो जाएगी, और उसका जो लोड बैलेंसिंग अगर नहीं होगी तो बॉटल नेक क्रिएट होगी और आपका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस के कुछ इश्यूज हैं जिनका हमें ख्याल करना होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अच्छा, दूसरा आर्किटेक्चर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में क्वालिटी ऑफ सर्विस का ख्याल रखते हैं कि काम जितना भी करें हम, वो क्वालिटी ऑफ सर्विस हो, अच्छा हो, रिलायबल हो। क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं रिलायबिलिटी को, परफॉर्मेंस को, सिक्योरिटी को और एडाप्टेबिलिटी को। ठीक है, यानी कि सिस्टम कितना रिलायबल है, कितना फास्ट है, कितना सिक्योर है और कितना एडाप्टेबल है। इन इन सब के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में भी। रिलायबिलिटी का मतलब होगा कि सिस्टम कितना रिलायबल है, और मैं अगर उसमें कोई फेल्यूर भी आ जाए तो मैं वो मुझे रिकवर करा देगा, मैं उस पर कितना बिलीव कर सकता हूँ, कितना रिलाई कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस जो है
वो हमारे पास डिफाइन करती है टाइमलाइननेस और मेमोरी को, ठीक है, कितना जल्दी, कितना क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है सिस्टम। सिक्योरिटी, कितना रिलायबल है कि हम लोग उसके ऊपर अपना डेटा शेयर कर सकें, रख सकें, हैक ना हो, वायरसेस अटैक ना कर सकते हो। एडाप्टेबिलिटी, यानी कि अगर एनवायरनमेंट को देखते हुए अपने आप को वो रिकन्फिगर करता है, चेंज करता है। जैसे अगर बैटरी लो हो तो वो अपनी रिकन्फिगरेशंस करके मिनिमम सर्विसेज दे, और अगर बैटरी हाई हो या पावर प्लग लगा हुआ हो तो वो अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो इन दैट केस यू कॉल इट एज एडाप्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। जितना एडाप्टेबल सिस्टम होगा उतना बेहतर है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस बेसिकली इन 4 चीज़ों पे मेनली डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर और हैं। अच्छा, डिपेंडेबिलिटी इश्यूज क्या है, जिसके ऊपर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है, और हम इसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि हम रिलाई कर सकते हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, और करेक्टनेस होनी चाहिए। फॉल्ट टॉलरेंस अभी बताया, जैसे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक्स पढ़े होंगे कि अगर कोई फेल्यूर आ जाता है ट्राई में तो कैच उसको पकड़ता है, ठीक है, कैच में वो हैंडल हो जाता है। तो एक तो फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए। सिक्योर, यानी कि अगर वो नेटवर्क के ऊपर डेटा शेयर कर रहा है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है, तो एक तो वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली फॉल्ट टॉलरेंट, सिक्योर, करेक्टनेस होनी चाहिए, सही काम हो। बहुत सारे यूज़र एक वक्त पे डेटा शेयरिंग कर रहे होंगे तो हर यूज़र को अपना ही डेटा मिलना चाहिए, एक दूसरे के डेटा के साथ उनकी इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। तो ये करेक्टनेस ऑफ डेटा भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। अब फंडामेंटल मॉडल्स हमने थोड़े से डिस्कस करने हैं इसमें, कि 3 फंडामेंटल मॉडल थे, मैंने बताया था। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे कनेक्टेड होगा, कैसे बात करेगा, ठीक है, इसको इंटरेक्शन कहते हैं। तो उसमें जब वो इंटरेक्शन करता है तो उसमें परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस ऑफ चैनल्स, ठीक है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करेगा नेटवर्क के थ्रू, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात आएगी कि नेटवर्क स्लो होगा तो डेटा स्लो आएगा, अगर नेटवर्क फास्ट होगा तो डेटा फास्ट आएगा। तो उसमें लेटेंसी का डिले, यानी कि डिले बिटवीन सेंडिंग एंड रिसिपिएंट, ठीक है, और थ्रूपुट, बैंडविड्थ, जिटर, ये 4 चीजें आती हैं परफॉर्मेंस ऑफ द चैनल के ऊपर। यानी कि अगर आप वायरलेस नेटवर्क यूज कर रहे हो, वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हो, ब्लूटूथ यूज कर रहे हो, कोई भी चैनल यूज कर रहे हो, तो उसमें आप इन 4 चीजों के थ्रू चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस सिस्टम की स्लो है या परफॉर्मेंस फास्ट है। तो अगर लेटेंसी ज्यादा होगी तो डिले ज्यादा होगा, डिले ज्यादा होगा तो सिस्टम आपका स्लो काम करेगा। थ्रूपुट जितना अच्छा होगा, जितने ज्यादा मेगाबाइट्स, जितने ज्यादा पैकेट्स ज्यादा ट्रेवल कर सकेंगे उतना फास्ट होगा आपका सिस्टम, उतना अच्छा होगा। अगर थ्रूपुट थोड़ा सा है तो सिस्टम आपको स्लो रिस्पॉन्स करेगा। बैंडविड्थ, यानी कि जितनी आपकी चैनल की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डेटा ट्रैवल कर सकेगा, और जितना बैंडविड्थ कम होगा उतना कम डेटा ट्रैवल कर सकेगा। जैसे हम लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम कहते हैं 5 MB का कनेक्शन दे दो, या 8 MB का कनेक्शन दे दो, या 10 MB का कनेक्शन, तो वो हमारी बैंडविड्थ होती है। जितना बड़ा बैंडविड्थ का कनेक्शन होगा ना उतना ज़्यादा इंटरनेट तेज़ चलेगा। जिटर जो है ये अगेन वेरिएशंस होती हैं रिजल्ट्स में, कभी डेटा तेज आएगा कभी स्लो आएगा, तो ये जिटर होगा। तो इसका भी ख्याल रखना होता है परफॉर्मेंस ऑफ चैनल्स में। इंटरेक्शन का मतलब मैंने अभी बताया कि 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक तो नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर के क्लॉक का भी इशू हो सकता है। क्लॉक का मतलब यहाँ पर ये है कि एक कंप्यूटर के ऊपर जो टाइम है और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो टाइम है, उन दोनों के क्लॉक सिंक्रोनाइज होने चाहिए। तो फिर पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कितने बजे आई और रिस्पॉन्स कितने टाइम में देना है इसको। अगर वो डिले होगा या टाइम अगर सेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि टाइम आउट नहीं हो सकेगा। यानी कि अगर सर्वर ने रिक्वेस्ट की है, क्लाइंट ने अगर रिक्वेस्ट की है सपोज 12:01 पे, तो 12:02 पे उसको रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। अगर वो 12:02 पे रिप्लाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब कि या तो सर्वर अनअवेलेबल है या तो नेटवर्क का कोई फेल्यूर है, तो टाइम आउट हो सकता है। तो अगर किसी कंप्यूटर का टाइम जो है वो दोनों का आपस में मैच नहीं होता तो उसको हम सेंट्रल क्लॉक से, अगर टाइम गलत है, आगे है या पीछे, तो उसको क्लॉक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल क्लॉक वो टाइम है जो दुनिया में या वर्ल्ड में सिंक्रोनाइज्ड है और पूरी दुनिया उस टाइम को फॉलो करती है, ठीक है। तो हमारे जितने भी वॉल क्लॉक्स हैं, कंप्यूटर के टाइम्स हैं, आपके मोबाइल के टाइम, सब के टाइम जो है वो वर्ल्ड क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। तो अगर उससे आगे पीछे हैं तो वो क्लॉक ड्रिफ्ट कहता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है
कि दो कंप्यूटर आपस में बात करना चाहते हैं अगर, तो उनकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उनकी क्लॉक टाइमिंग सेम होनी चाहिए। ठीक। अब सिस्टम जो बनाते हैं हम, वो सिंक्रोनाइज भी हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और एसिंक्रोनाइज भी हो सकते हैं। सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम या सिंक्रोनस सिस्टम्स वो हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर एक सिस्टम 12:01 पे मैसेज किया और दूसरे सिस्टम को 12:02 तक लाजमी रिस्पॉन्स देना है, अगर उसने नहीं दिया रिस्पॉन्स तो टाइम आउट हो जाएगा और सिस्टम आपका ऑपरेशन को क्लोज कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग कभी लिखते हैं www.google.com एंटर करते हैं तो वेट करते हैं कि गूगल रिस्पॉन्स करे, तो वो माइक्रो सेकेंड्स में रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अगर थोड़े टाइम में वो रिस्पॉन्स ना करे तो टाइम आउट हो जाता है और ब्राउजर आपको कहता है कि सर्वर नॉट अवेलेबल फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो टाइम आउट क्यों करता है? ताकि आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकें या अपना एड्रेस चेंज कर सकें या अपना दूसरा कोई काम कर सकें। तो सिंक्रोनस सिस्टम्स वो सिस्टम्स हैं जो टाइम बाउंड के अंदर काम करते हैं। टाइम उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो टाइम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो सिस्टम फेल हो जाते हैं, वो आपका जो है वो सिस्टम फेल्यूर की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो टाइमिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एंड सिस्टम सिंक्रोनस होते हैं वो। एसिंक्रोनस में टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने कोई मैसेज किया, आप जब सर्वर फ्री होगा तब रिप्लाई करेगा, या जब दूसरी मशीन फ्री होगी तब रिप्लाई करेगी, तो उस वक्त तक आपको वेट करना होगा। तो दैट काइंड ऑफ सिस्टम आर्किटेक्चर इज नोन एज एसिंक्रोनस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। यानी कि टाइमिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। टाइम जब 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 भी सर्वर फ्री होगा या जब भी क्लाइंट फ्री होगा या जब भी उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी, तो वो आपको रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में इवेंट ऑर्डरिंग होती है। इवेंट ऑर्डरिंग का मतलब है कि अगर एक मैसेज आया तो उसके बाद मैसेज 2 आना चाहिए, फिर उसके बाद मैसेज 3 आना चाहिए, उसके बाद मैसेज 4 आना चाहिए। लेकिन अगर टाइमिंग इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो फिर इवेंट ऑर्डरिंग नहीं हो सकती। फिर मैसेज 1 हो सकता है आखिर में आए, मैसेज 3 जो है वो पहले आ जाए, मैसेज 4 जो है उसके बाद आ जाए, उसके बाद मैसेज 2 आए, उसके बाद मैसेज 1 आए। तो मैसेजेस की कोई सीक्वेंस नहीं रहेगी। तो उनकी सीक्वेंसेस को बरकरार रखने के लिए फिर हम लोग उनके ऊपर कंप्यूटर उनको एक नंबर अलॉट करता है, और जब वो मैसेजेस डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो फिर उन मैसेजेस के थ्रू नंबरिंग के थ्रू उनको आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा मैसेज पहले आया और कौन सा मैसेज बाद में आया। टाइमिंग के थ्रू नहीं करता, लेकिन नंबरिंग के थ्रू उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें, सेंडर ने कोई मैसेज सेंड किया है M1, और ये मैसेज सेंड किया है Y को भी, Z को भी और A को भी सेंड किया, तीनों को। ठीक, तो ये जो मैसेज सेंड हुआ ये इसको पहले मिल गया Y को, Z को थोड़ी देर के बाद मिला है। ठीक है, और उसके बाद Z ने Y ने रिप्लाई क्रिएट किया, Y का रिप्लाई जो है वो X को मिल भी गया और Z को भी मिल गया। लेकिन अभी तक जो X वाला मैसेज था वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है A के पास। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये मैसेज कभी भी पहुंच सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं ये मैसेजेस। ठीक है, तो ये इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद फेल्यूर मॉडल अगर हम देखें तो दूसरा दूसरा टाइप ऑफ मॉडल, पहला मॉडल इंटरेक्शन था जिसके बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई। एक, इंटरेक्शन में इंपॉर्टेंट है टाइम, नेटवर्क, यानी कि अगर आपका नेटवर्क फास्ट है या स्लो है, चैनल की यानी कि परफॉर्मेंस। दूसरा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड क्लॉक, टाइम कितना इंपॉर्टेंट है उसमें, कि क्लॉक जो है वो अगर सिंक्रोनाइज होगा तो सिंक्रोनस सिस्टम्स काम कर सकेंगे। अगर क्लॉक ड्रिफ्ट अवेलेबल होगा या टाइम अगर सही नहीं होगा दो सिस्टम्स का तो इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो सकेगा। ठीक है, और इसके अलावा तीसरा हमारे पास है दैट इज योर एसिंक्रोनस सिस्टम, जिसमें टाइम इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये दूसरा मॉडल मैं आपको समझाने वाला हूँ, दैट इज फेल्योर मॉडल, यानी कि अगर सिस्टम फेल हो जाते हैं तो फेल्योर मॉडल उनको गाइड करता है या प्रोटेक्ट करता है या बचाता है, या इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हम फेल्योर से बच सकते हैं, या फेल्योर को हैंडल करने के लिए हम इस मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं या इन मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। तो फेल्यूर क्या है? फेल्यूर में हमारे पास आता है, फेल्यूर सबसे पहले फेल्यूर नेटवर्क का हो सकता है, यानी कि एक कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के बीच में जो कनेक्शन है वो टूट जाए। तो यानी कि ये कंप्यूटर ये ए है फॉर एग्जांपल सेंडर, और ये दूसरा है प्रोसेस क्यू रिसीवर, और ये कनेक्शन कर क्रिएटेड है इनके बीच में नेटवर्क के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क के थ्रू या वायर के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू या किसी ना किसी तरीके से। ये अगर टूट जाए या ये अगर बंद हो जाए तो फिर आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये फेल्यूर कहलाएगा। ठीक है, फेल्यूर ऑफ द चैनल कहलाएगा। अच्छा,
जब ये डेटा सेंड करता है ना, तो ये यहाँ पर एक बफर होता है जिसमें डेटा जमा होता है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ भेजता जाता है, ठीक। और यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, रिसीवर के पास अगर बहुत ज्यादा डेटा आ जाए तो जब तक रिसीवर वो डेटा रिसीव करे तब तक जो डेटा आ चुका वो यहाँ जमा होता रहता है बफर के अंदर। तो अगर ये बफर फुल हो जाता है, ठीक है, ये अगर बफर फुल हो जाए और डेटा अभी भी आ रहा है, तो ये वो डेटा ज़ाया होने लग जाता है, वो इसमें जमा नहीं कर सकते हम। सेंडर के पास भी यही इशू है कि अगर सेंडर बहुत ज़्यादा डेटा भेज रहा है और वो डेटा आगे जा नहीं रहा, तो ये फुल हो जाएगा बफर अगर, तो फिर आपका बफर फुल हो जाएगा तो ये भी डेटा ज़ाया होना लग जाएगा। इस तरह के फेल्यूर को हम ओमिशन फेल्यूर कहते हैं, ठीक है। जब बफर फुल हो जाते हैं तो उसको हम ओमिशन फेल्यूर कहते हैं, और वो फेल्यूर्स डेटा सेंड ओमिशन फेल्यूर, इसको कहेंगे सेंड ओमिशन फेल्यूर, और इसको कहेंगे रिसीव ओमिशन फेल्यूर। ओमिशन का मतलब ये है कि डेटा आ तो रहा है लेकिन बफर फुल हो गया तो डेटा रिसीव नहीं हो पा रहा, ठीक। आर्बिट्रेटरी फेल्यूर्स एक दूसरा टाइप है फेल्यूर का, तीसरा है टाइमिंग का फेल्यूर। इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ओमिशन समझा दिया है आपको, ठीक है। अब इसमें ओमिशन फेल्यूर और आर्बिट्री फेल्यूर्स के डिस्कशन है यहाँ पर। आर्बिट्री फेल्यूर्स ये है, आर्बिट्री फेल्यूर्स में प्रोसेस चैनल एग्जिबिट आर्बिट्री बिहेवियर, इट में सेंड ट्रांसमिट आर्बिट्री मैसेजेस एट आर्बिट्री टाइम्स, कमिट ओमिशंस, प्रोसेस में स्टॉप, टेक इनकरेक्ट स्टेप्स, यानी कि डेटा आगे पीछे सेंड कर सकता है, ठीक, गलत स्टेप्स में डेटा सेंड कर सकता है, इनवैलिड डेटा सेंड कर सकता है, अजीब अजीब मैसेजेस भेज सकता है जो कि आपने नहीं भेजे, फेक मैसेजेस सेंड कर सकता है जो कि आपके मशीन ने नहीं सेंड किए हुए, रिसीव किए हुए। तो वो प्रोसेसेस के फेल्यूर भी होते हैं और चैनल के फेल्यूर भी होता है, ठीक है। तो ओमिशन फेल्यूर तो वो फेल्यूर्स थे जो नेटवर्क के चैनल के फेल्यूर्स थे, ठीक है। और आर्बिट्री फेल्यूर वो फेल्यूर्स हैं जो कि आपका प्रोग्राम या आपका नेटवर्क इनवैलिड मैसेजेस या गलत मैसेज या गलत सीक्वेंस में मैसेजेस भेजने लग जाए अगर, तो उसको बेंजेटाइन या आर्बिट्री भी कहते हैं, और ये मैसेजेस सेंड रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेसेस का एरर्स या प्रोसेसेस के फेल्यूर यानी कि प्रोग्राम के फेल्यूर्स, ठीक है। चैनल के फेल्यूर्स यानी कि नेटवर्क के फेल्यूर्स। प्रोसेसेस के फेल्यूर का मतलब है कि अगर सर्वर बंद है, ठीक है, सपोज ये रिसीवर बंद है अभी, तो ये सेंड करेगा मैसेज तो यहाँ पहुंचेगा नहीं ना, तो जब ये यहाँ नहीं पहुंचेगा तो इसको कहेंगे कि ये सर्वर बंद है, प्रोसेस फेल्यूर है, ठीक है। अगर सेंडर बंद है फॉर एग्जाम्पल और रिसीवर रिसीव करना चाह रहा है डेटा लेकिन ये भेज नहीं पा रहा, ये बंद हो गया, ये कंप्यूटर ऑफ है या प्रोग्राम फेल हो गया है, तो इसको आप कहेंगे कि ये रिसीवर, ये प्रोग्राम फेल है इस वक्त, तो ये डेटा रिसीव नहीं कर सकता या सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये प्रोसेस फेल्यूर कहलाता है। तो प्रोसेस का मतलब प्रोग्राम भी है, ठीक है, और चैनल का मतलब चैनल है। अच्छा, अब इसमें सर्वर समटाइम आपके पास इंटरनेट पे कभी एरर देखे भी होंगे कि सर्वर नॉट अवेलेबल, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, इस तरह के एरर आते हैं, तो वो फेल्यूर प्रोसेसेस के होते हैं समटाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फेल्यूर के जो मॉडल्स हैं वो क्लॉक, जो क्लॉक का मतलब टाइमिंग, यानी कि एक प्रोग्राम का टाइम और दूसरे प्रोग्राम का टाइम, यानी एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम का टाइम और दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम का टाइम डिफरेंट है, तो वो प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, नेटवर्क को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसमें आपके प्रोग्राम का फेल्यूर हो जाएगा। परफॉर्मेंस का फेल्यूर प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है और परफॉर्मेंस का फेल्यूर चैनल के थ्रू भी हो सकता है, यानी कि अगर आपका प्रोग्राम बिजी है, प्रोग्राम आपका स्लो है, बहुत ज़्यादा यूज़र कनेक्टेड है, तो आपका प्रोग्राम स्लो रिस्पॉन्स करेगा, स्लो करेगा तो स्लो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा। अगर चैनल स्लो है यानी कि बैंडविड्थ कम है, नेटवर्क स्लो है, तो भी परफॉर्मेंस स्लो होगी और आपका जो टाइमिंग फेल्यूर है यानी कि आपकी परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम विल बी स्लो। तो फेल्यूर्स में परफॉर्मेंस जो है वो कंसर्न है प्रोसेस के थ्रू, यानी कि प्रोग्राम के और चैनल दोनों के थ्रू, नेटवर्क के, लेकिन क्लॉक का जो फेल्यूर है वो कंसर्न सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के थ्रू है, नेटवर्क पे नहीं इफेक्ट करता। अच्छा, अब आखिरी मॉडल वो है सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी किस चीज़ की? सिक्योरिटी आपके प्रोग्राम्स की, सिक्योरिटी आपके नेटवर्क्स की, सिक्योरिटी आपके डेटाबेस की, ठीक है। सिक्योरिटी बताएगी कि आपका सिस्टम कितना सिक्योर है, ठीक है। अब सिक्योरिटी कैसे दे सकते हैं? सिक्योरिटी हम राइट्स असाइन कर सकते हैं। सपोज एक आप फेसबुक पे अगर आप लॉगिन करें एज ए यूजर तो यूजर के राइट्स होंगे, अगर फेसबुक पे लॉगिन करें एडमिन तो एडमिन के राइट्स होंगे, अगर फेसबुक पे लॉगिन करेंगे मॉडरेटर तो मॉडरेटर के राइट्स होंगे। तो राइट्स डिफाइन करते हैं कि आपको कौन कौन से राइट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पे मौजूद है, तो आप वो डेटा एक्सेस करोगे जिसके राइट्स हैं, जिसके राइट्स नहीं है तो वो डेटा एक्सेस नहीं करते आप, ठीक है। तो इसके अलावा सिक्योरिटी आपको क्या देनी होती है? राइट्स के थ्रू दे सकते हैं, फायरवॉल के थ्रू दे सकते हैं, नेटवर्क एंटीवायरस के थ्रू दे सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटी फायरवॉल लगा दें ताकि इनवैलिड डेटा ना आए। अच्छा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा जब जाता है तो उसको इंक्रिप्शन भी लगा सकते हैं,
ठीक है, यानी कि ये कंप्यूटर डेटा भेज रहा है इसको सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है इसको, तो यहाँ पे डेटा हैक भी हो सकता है नेटवर्क के ऊपर। ठीक, तो इनके बीच में यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग इंक्रिप्शन कर सकते हैं, सिक्योरिटी के कोई ना कोई फायरवॉल लगा सकते हैं ताकि नेटवर्क हैक ना हो, इंक्रिप्शन करने से डेटा हैक ना हो, क्लाइंट के ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, सर्वर के ऊपर एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, फायरवॉल लगा सकते हैं, राइट्स डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि डेटा हमारी वैलिड रहे और हैक ना हो। जैसे ये दिखा रहा है कि प्रोसेस इस प्रोसेस से डेटा शेयर करना चाहता है या रिसीव करना चाह रहा है, हैकर जो है वो आपका डेटा चोरी कर सकता है नेटवर्क के ऊपर। तो इस डेटा को बचाने के लिए, हैकिंग से बचने के लिए हम डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज कर सकते हैं, इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं ताकि डेटा हैक ना हो। तो सिक्योर चैनल बनाते हैं ताकि डेटा हैकिंग ना हो सके। जैसे आपने SSL का नाम सुना होगा, सिक्योर सॉफ्टवेयर सॉकेट लेयर। SSL आपको फैसिलिटी देता है कि आप अपनी वेबसाइट्स को डेटा शेयरिंग करें, डेटा एक्सेस करें सिक्योर तरीके से ताकि आपकी डेटा हैक ना हो। ठीक है, और आखिर में सिक्योरिटी में डिनाइल ऑफ सर्विस का एरर भी आते हैं नेटवर्क के ऊपर, यानी कि सम टाइम ऐसा वायरस आ जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस का एरर आता है। ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं हम लोग और हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, वो कहता है डॉस एरर, यानी कि सर्वर मौजूद नहीं है। हालांकि सर्वर मौजूद होता है, लेकिन अब वो वायरस आपको मैसेज, आपकी रिक्वेस्ट सर्वर तक जाने ही नहीं देता, फेक रिप्लाईज कर रहा होता है कि सर्वर इज नॉट अवेलेबल, या फिर सर्वर के पास डेटा पहुंच ही नहीं रहा होता और वायरस या अटैकर या हैकर आपको रिप्लाई में फेक मैसेजेस भेज रहा होता है। ठीक है, मोबाइल कोड आपको आपके प्रिविलेजेस को हैक कर सकता है। ठीक है, मैलिशियस प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं, ईमेल चोरी कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू डेटा आपके कंप्यूटर में आ जाती है, सम टाइम डाउनलोड हो जाती है। आप कोई गलत लिंक्स के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां से आपके पास स्क्रिप्ट चल जाती है जो आपका डेटा चोरी कर सकते हैं। आसान पासवर्ड रखते हैं, सम टाइम 123 जैसे पासवर्ड रख लिए, हैक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से चीज़ें बचने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाने चाहिए, अपने वेबसाइट को SSL पे लगाना चाहिए, फायरवॉल लगाने चाहिए, परमिशंस लगाने चाहिए, एंटीवायरस लगाने चाहिए ताकि हमारे सिस्टम सिक्योर हो, रिलायबल रहे। ठीक है, तो ये 3 मॉडल्स डिस्कस किए मैंने आपके साथ, इंटरैक्शन, उसके बाद मैंने आपको फेलियर मॉडल, उसके बाद आखिर में सिक्योरिटी मॉडल। 3 मॉडल्स हैं, 3 चीज़ों का ख्याल रखना होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाते हैं। सो वी हैव टू डिज़ाइन सिस्टम बाय फॉलोइंग दीज 3 मॉडल्स। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो, कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट्स पे लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर क्लास में भी मुझसे आप क्वेश्चन आंसर सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलें, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।